Why is India borrowing so much? जी फ्रेंड्स, क्या आपने नोटिस किया है कि IMF ने इंडिया को रिसेंटली वार्न किया है? क्या भारत पर हो गया है बहुत बड़ा लोड? क्या भारत की कंडीशन भी श्रीलंका जैसी होने जा रही है? हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आपके सामने लाए हैं हम एक MCQ क्वेश्चन को, जिसका आंसर आपको वीडियो के एंड में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि रिसेंटली ब्लैक टाइगर्स और मेलेनिस्टिक टाइगर्स वर स्पॉटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया? ऑप्शंस है A सिमिलीपाल, B ताडोबा, C नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व या D मानस टाइगर रिजर्व। तो फ्रेंड्स, रिसेंटली इस न्यूज ने काफी गर्मी पकड़ी थी कि IMF ने इंडिया को वार्न किया है राइजिंग डेट के इशू पर। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि इंडिया का जो डेट है यानी कि लोन है वो 100% को भी क्रॉस कर सकता है ये नंबर, ऐसी वार्निंग दी गई है इंडिया को। जनरली हम लोग जब किसी देश की फिस्कल हेल्थ या फाइनेंशियल हेल्थ को देखते हैं तो डेट टू GDP रेशियो की बात करते हैं, मतलब आपकी इनकम कितनी है और उसके अगेंस्ट आपने कर्जा कितना ले रखा है, ऐसा कह सकते हैं इसे सरल भाषा में। तो इंडिया का डेट जो है वो मीडियम टर्म में एटलीस्ट बढ़ने वाला है और पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है, ऐसा कहना है IMF का, जो कि एक मैटर ऑफ ग्रेव नेशनल कंसर्न होने वाला है। ये स्टोरी सिर्फ इतनी ही नहीं है और इतनी यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है। इसमें एक्चुअली एक एंगल है कि साउथ के एक सिर्फ कर्नाटका का एक्सेप्शन छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट्स हेवीली बोरो कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और इनका जो डेट टू GDP रेशियो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर में एक राइजिंग ट्रैजेक्टरी पर कंटिन्यूसली देखा जा रहा है। एक्चुअली सदर्न स्टेट्स में सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट ने बोरो किया है तो वो है आंध्र प्रदेश, जो कि 43,500 करोड़, तेलंगाना ने 29,000 करोड़, तमिलनाडु ने 54,000 करोड़ और केरला ने 20,800 करोड़। लेकिन इनमें से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में इस बोरोड मनी को खर्च किया है, वहीं पर दूसरे स्टेट्स ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर इसको खर्च किया है। अगर ब्रीफ में बताएं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जिससे आप कोई एसेट का क्रिएशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक एक्सप्रेसवे बनाया और उसके ऊपर टोल प्लाजास को एस्टैब्लिश किया। अब आपको इनिशियली तो कॉस्ट लगी है उस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में टोल के थ्रू और जो बेटर एंड स्पीडी कनेक्टिविटी उस रोड ने प्रोवाइड की उसके थ्रू आपके स्टेट का जो फ्यूल बचा, सराउंडिंग रीजन्स की डेवलपमेंट हुई और वहाँ इंडस्ट्रीज आई, फार्मर्स के गुड्स कम टाइम में सिटी के मार्केट तक पहुंच पाए और ऐसी अनगिनत जो भी इससे फायदे निकल कर आते हैं वो सारी चीजें एक एक्सप्रेसवे बनने के कारण यहाँ पर होती हुई दिखती है और इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वही दूसरी साइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर देखें तो वो खर्चा जहां आपका पैसा सिर्फ स्टाफ की सैलरीज बांटने में चला गया या फिर पेंशन्स में और उसके थ्रू कोई लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन नहीं हुआ। सो सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्चा करने के लिए बोरो किया और वही तमिलनाडु जैसे स्टेट ने, जहां अप्रैल टू अगस्त के पीरियड में ओवरऑल स्टेट के रेवेन्यू की ग्रोथ सिर्फ 6% है, वही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 14% के आसपास का कर दिया है अभी तक के। और इसी गैप को ब्रिज करने के लिए तमिलनाडु ने बोरो करने का रास्ता चूज किया है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि तमिलनाडु स्टेट का ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस पीरियड में काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब IMF के क्लेम्स के ऊपर जो एक्चुअल सिनेरियो है और इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है उस पर उसको देखना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ एक्चुअली इंडिया ने इन क्लेम्स को नकारा है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडिया का जितना भी टोटल बोरोविंग है, जिसमें स्टेट्स एंड सेंटर का कंसोलिडेटेड डेट जिसे कहेंगे वो मेजरली रूपी डोमिनेटेड है, यानी कि रूपी में हमने वो सारा कर्जा लिया हुआ है एंड एक्सटर्नल बोरोइंग बहुत कम है। जैसे इस साल इंडिया की ट्रेजरी में रेवेन्यू एंड टैक्सेस से इनकम आया मान लो 70 रुपए का और गवर्नमेंट को स्पेंड करना है ओवरऑल 100 रुपीज फॉर द क्रिएशन ऑफ वेरियस एसेट्स एंड अदर पब्लिक वर्क्स। तो जो ये गैप है 30 रुपए का, ये कहाँ से भर पाएगा? तो ऐसे टाइम गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू या दूसरे बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पैसे रेज करती है, जो कि लॉन्ग टर्म या मीडियम और शॉर्ट टर्म में भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर बॉन्ड्स इशू किए तो 10 इयर्स के लिए उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एंड गवर्नमेंट को यूज करने के लिए कैपिटल मिलेगा। तो इसी तरह इंडिया ने भी बोरोइंग्स के थ्रू जो मनी रेज किया है उसमें मेनली डोमेस्टिकली ही पैसा उठाया है और ये जो अमाउंट है वो रूपी डोमिनेटेड है, इसलिए हमको एक्सटर्नल डेट का ज्यादा कोई लोड नहीं है। फिगर्स में बात करें तो इंडिया का टोटल डेट है 81% का इन कंपैरिजन टू आवर GDP एंड अगर इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कंपोनेंट है वो देखा जाए तो वो है 57% का एंड स्टेट्स का है अराउंड 28% का एज पर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर फिगर्स यानी मार्च 2023 तक के। सो बेसिकली इंडिया का अगर डेट टू GDP रेशियो बढ़ रहा है तो साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी भी तो अच्छी पेस से एक्सपांड हो रही है और इसीलिए हम बाकी कई सारे कंट्रीज के कंपैरिजन में एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि सिर्फ 18% ऐसा डेट है जो एक्सटर्नली हमने लिया है और बाकी सारी इंटरनल बोरोइंग से पैसा उठाया गया है।
तो फ्रेंड्स, अब वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर करने का टाइम आ गया है और आंसर है सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। जी हाँ, सिमिलीपाल जो कि ओडिशा में सिचुएटेड एक टाइगर रिजर्व है, वहाँ रेयरली मिलने वाले ब्लैक टाइगर्स रिसेंटली स्पॉट किए गए हैं। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। क्या आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में कोई भी सीरियस एस्पिरेंट, चाहे वो फन अकेडमी में जाके पढ़ता हो या फिर मिस्टर भाजीराम का प्रिय शिष्य हो, टेस्ट के लिए वो सरल यूपीएससी का रैंक 1 प्रोग्राम ही लगाता है, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको यूपीएससी एग्जाम को सरल तरीके से कैसे डिवाइड एंड कॉन्कर करके जीता जा सकता है, उसकी रेडीमेड रेसिपी मिलती है। इस प्रोग्राम के बारे में और डिटेल्स को जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को यूज करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आने वाले अगले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा करने से अब यूपीएससी होगा और भी सरल।